साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, पिछले हफ्ते हमारे देश में एक युद्ध का माहौल था। जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर नहीं हो गया, हमारे देश के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं उफान पर थी और लोगों का ये कहना था, मानना था, हम सब का ये मानना था कि हमको पीओके वापस लेना चाहिए, क्योंकि पीओके हमारा ही हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने दबा रखा है और पीओके हमारे देश को मिलना ही चाहिए, ये हमारा जायज़ हक है। लेकिन ये पीओके वापस कैसे मिलेगा? युद्ध के द्वारा। लेकिन युद्ध तो हुआ नहीं, युद्ध विराम हो गया। तो मुझे एक पुरानी बात याद आई। हमारे देश के राष्ट्रवादी संगठन ऐसा वो दावा करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने साल 2018 11 फरवरी को मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर ऐसी एक बात कही थी एक आम सभा के अंदर कि सेना को तैयार होने के लिए, युद्ध के लिए सेना को तैयार होने के लिए 6 से 8 महीने लगते हैं और अगर सरकार चाहे तो आरएसएस 2 से 3 दिन में सेना तैयार करके सरकार को दे सकता है, क्योंकि ये एक राष्ट्रवादी संगठन है और एक अनुशासित बल है तथा इनको सारी वो ट्रेनिंग दी जाती है जो एक सेना के सैनिक को दी जाती है। ये उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि सेना को तैयार होने में समय लगता है। 1971 के अंदर जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश नाम का एक नया देश दुनिया के मानचित्र पर आया। उस समय इंदिरा जी ने, जो उस समय के जनरल थे, उनको बुलाकर जब ये बात कही थी कि आप युद्ध की तैयारी कीजिए सैम मानेकशॉ जी को, तो सैम मानेकशॉ जी ने उनसे 6 से 8 महीने का समय मांगा था। ये बात बिल्कुल सही है आरएसएस के सरसंघ चालक की। लेकिन जो दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर सरकार हमको इजाज़त दे तो हम 2 से 3 दिन के अंदर उनको एक अनुशासित सेना जो हमारे पास तैयार है वो दे सकते हैं। इसकी विवेचना करना बहुत ज़रूरी है कि यूट्यूबर होने के नाते, और आप सबको भी इस पर सोचना चाहिए, क्या ये बात सच है? क्या आरएसएस सचमुच एक राष्ट्रवादी संगठन है? क्या एक अनुशासित संगठन है? और क्या समय पड़ने पर वो सेना की भूमिका भी निभा सकता है? तो इस सब का बहुत डीपली एनालिसिस आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ और मेरी आप सब से ये विनती है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो अब बात करते हैं आरएसएस की। 1925 में बना ये संगठन, जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ये अपने सदस्यों की संख्या का कोई रजिस्टर मेंटेन करता है और दावा करता है कि हम बहुत ही अनुशासित संगठन हैं। 100 साल से ये पार्कों के अंदर भगवा ध्वज के नीचे प्रार्थना करते हैं और पार्कों के अंदर ये बहुत बड़े राष्ट्रवाद के दावे करते हैं और कभी तिरंगा नहीं मैंने देखा इनकी शाखा में लहराते हुए, भगवा झंडे को लहराते हैं तथा लाठियां घुमाते हैं पार्कों के अंदर। और लाठियां भी कौन सी? जो आम जीवन में मच्छरदानी में लगाने के काम आती हैं, पतली पतली लाठियां। अब इनके इतिहास में जाते हैं, जो इनके आदर्श पुरुष हुए हैं, जो इनके फाउंडर मेंबर हुए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड राष्ट्रवाद के मामले में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जो इनके रोल मॉडल आइकॉन हैं, नाथूराम गोडसे, जिन्होंने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की। तो नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ था 19 मई 1910 को और उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को। तो इस हिसाब से जिस समय उन्होंने गांधी जी की हत्या की उनकी आयु 37 साल थी। और नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य थे तथा वो हिंदू महासभा से भी जुड़े थे। ये बात आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको गूगल पे बात मिल जाएगी। और अगर आपके फ़ोन में आपने ग्रोक को इंस्टॉल कर रखा है तो आप ये बात ग्रोक से भी पूछ सकते हैं।
तो जिस समय इन्होंने गांधी जी की हत्या की 30 जनवरी 1948 को, उस समय हमारे देश को आज़ाद हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे। और जिस समय इन्होंने गांधी जी की हत्या की, गांधी जी की आयु 80 साल के आसपास थी, यानी वो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे। तो नाथूराम गोडसे का जन्म 1910 में हुआ था, देश आज़ाद 1947 में हुआ, यानी 37 साल नाथूराम गोडसे गुलाम भारत में रहे। लेकिन उनकी जो पिस्टल जिसने गांधी जी पर गोलियां चलाई वो किसी अंग्रेज़ के लिए नहीं उठी। उन्होंने किसी अंग्रेज़ अफसर पर गोली नहीं चलाई, और ये वो अंग्रेज़ थे जिन्होंने हमारे देश को, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, लूट लूट कर कंगाल बना दिया। यहाँ का सारा धन लूट कर विदेश में ले गए और हमारे देश की गरीब जनता पर उन्होंने बेशुमार अत्याचार किए। लेकिन नाथूराम गोडसे का जो सारा राष्ट्रवाद था वो महात्मा गांधी के लिए ही था, अंग्रेज़ों के लिए उनका राष्ट्रवाद बिल्कुल भी नहीं था। 37 साल के अंदर उन्होंने एक भी क्रांति के अंदर हिस्सा नहीं लिया, कभी जेल भरो आंदोलन में नहीं गए, कभी भारत छोड़ो आंदोलन में जेल नहीं गए, तथा उन्होंने किसी अंग्रेज अफसर पर गोली नहीं चलाई। गोली चलाई तो एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति पर, जो वैसे ही कुछ दिनों में इस दुनिया से अपने आप ही चला जाता। तो ये हुई नाथूराम गोडसे की बात। अब इनके जो दूसरे फाउंडर मेंबर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के बारे में भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था, और जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ ये 46 साल की इनकी उम्र थी। भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। कभी भी आज़ादी की लड़ाई में ये जेल में एक दिन के लिए भी नहीं गए। ये मैंने गूगल पे सर्च किया, आप भी चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में ग्रोक है तो आप ग्रोक से पूछ सकते हैं। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इन्होंने गुलाम भारत के अंदर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बंगाल में सरकार भी बनाई, और ये बंगाल की सरकार के अंदर उप प्रधानमंत्री भी बने, जो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में बनी थी। मेरे को ऐसा लगता है कि आरएसएस वालों का जो राष्ट्रवाद है वो मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवाद है। अंग्रेज़ों के खिलाफ इनका राष्ट्रवाद बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यहाँ भी इसलिए मैं गलत साबित हो गया क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 राज्यों में सरकारें चलाई, और 46 साल के गुलामी के जीवन में एक बार भी इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। एक दिन के लिए भी ये जेल के अंदर नहीं गए। लेकिन इनको आरएसएस वाले बहुत बड़ा क्रांतिकारी मानते हैं तथा ये नारा देते हैं, जहाँ हुए कुर्बान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। लेकिन मुखर्जी जी जम्मू कश्मीर की जेल में इनकी मौत हुई थी, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में इनका कोई भी योगदान नहीं था, ये भी बात बिल्कुल अपनी जगह पे सच है। अब इनके तीसरे शिखर पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ। तो इसके बारे में भी जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि आज़ादी की लड़ाई में इनका भी कोई योगदान नहीं था। ये एक दिन भी जेल में नहीं गए आज़ादी की लड़ाई में, और आज़ादी के समय पर इनकी आयु 31 साल थी। और सबसे बड़ी जो सस्पेंस वाली बात है कि इनकी 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर हत्या हो गई थी। इनकी लाश मिली थी, और इनकी हत्या आज भी एक राज है। इनकी हत्या किसने की, क्यों की, इसकी कभी भी जांच कांग्रेस सरकार ने भी नहीं करवाई। और अब तो 17 साल भारतीय जनता पार्टी को भी राज करते हो गए, 11 साल मोदी जी, 6 साल अटल बिहारी। इस राज से पर्दा नहीं हटा। अब इनके चौथे जो महापुरुष है, शिखर पुरुष, वो है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। जिस समय देश आज़ाद हुआ इनकी आयु भी 23 साल थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि 23 साल तो बहुत कम आयु होती है, 23 साल की उम्र में आदमी क्रांतिकारी कैसे बन सकता है, वो तो उसके खेलने खाने के पढ़ने लिखने के दिन होते हैं। तो उन लोगों को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती। इसी देश के अंदर खुदीराम बोस नाम के क्रांतिकारी 17 साल की उम्र में फांसी की सज़ा पा चुके हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के एक कायस्थ परिवार से ताल्लुक़ रखते थे,
और वो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिनको 18 साल की उम्र में फांसी हुई थी। अब बात करते हैं इनके पांचवें शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इनकी भी आयु 20 साल थी जब देश आज़ाद हुआ तथा ये भी एक दिन भी आज़ादी की लड़ाई में जेल में नहीं गए। अब फिर वही बात आएगी कि 20 साल का बच्चा क्या क्रांति में हिस्सा लेगा। तो भाइयों मैं आपको बताऊं, करतार सिंह सराभा की उम्र 19 साल थी जब उनको 1915 में फांसी की सज़ा दी गई। ये पंजाब के एक सिख जट फैमिली से ताल्लुकात रखते थे। तथा भगत सिंह की आयु भी 23 साल थी जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। ये भी एक सिख जाट फैमिली से ताल्लुकात रखते थे। तो क्रांति के लिए कोई उम्र नहीं होती। क्रांति करने के लिए आदमी के अंदर एक जज्बा होता है, जो जज्बा किसी भी आरएसएस के मेंबर के अंदर नहीं था। इनका जो राष्ट्रवाद है वो मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवाद है, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ इनका राष्ट्रवाद बिल्कुल नहीं था। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। इनका राष्ट्रवाद पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ ही होता है, लेकिन उसके अंदर भी इनका कोई ख़ास योगदान नहीं है। भगत सिंह के बारे में मैंने आपको एक और वीडियो में ये बात बताई थी कि भगत सिंह के सामने भी ये ऑप्शन आया था कि अगर वो अंग्रेज़ों से लिखित माफ़ी मांग लेते तो उनकी फांसी टल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन भाजपा और आरएसएस के एक और शिखर पुरुष जिनका नाम है वीर दामोदर सावरकर, इन्होंने 6 बार लिखकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी और जेल से बाहर आए। और इन्होंने ये लिखित में अंग्रेज़ों को दिया कि मैं अपने गृह जिले रत्नागिरी से बाहर नहीं जाऊंगा और आपका सदा वफादार रहूंगा। और जब तक अंग्रेज़ इस देश में रहे 1947 तक अंग्रेज़ों से उन्होंने पेंशन ली, अंग्रेज़ों के वफादार रहे तथा अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी भी गतिविधि में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ये भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे, उसी विचारधारा के थे जिसको आरएसएस कहते हैं। और ये भी जाति से चित्तपावन ब्राह्मण थे। अब कुछ लोग सवाल उठाएंगे मेरे ऊपर कि आपने इतनी सारी कमियां गिना दी राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस और उससे जुड़े हुए लोगों की। आप अपने बारे में बताएं कि आप लोगों का आज़ादी की लड़ाई के अंदर क्या योगदान था। तो हालांकि ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जातिवाद करना ठीक बात नहीं होती है देश के मामले में। लेकिन वो भी मैं बता देता हूँ, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी उसके अंदर 85,000 सैनिक थे। उसके अंदर जाट 2715 थे और 346 उसमें से शहीद हुए थे। इसके अलावा राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 जो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला जो गदर हुआ था, उसके अंदर 9 जनवरी 1858 को 36 साल की उम्र में लाल किले के सामने फांसी दी गई थी। वो एक स्टेट के राजा थे, वो चाहते तो अंग्रेज़ों की चापलूसी चमचागिरी करके पूरा विलासता का जीवन बिता सकते थे। अंग्रेज़ों ने उनको ये मौका भी दिया था जब वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके अलावा 1857 की क्रांति में ही बाबा शामल तोमर को भी 18 जुलाई 1857 के बड़का के जंगलों में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय उनकी भी आयु 50 साल के आसपास थी। इसके अलावा मैंने भगत सिंह, करतार सिंह सराभा का उदाहरण आपको दे ही दिया है। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।